सामने खड़ा हूं। चलिए, हो गया सिद्धांत? हाँ सर। चलो बेटा, किसी और का लिखना बाकी है जनाब? किसी और का बाकी है? मेरा तो नहीं है। नहीं सर। हो गया। चलिए, डन। मिटा दूं? करना सर। हाँ, कर दो सर। कर दो। अभी किसके लिए रुकिए सर? तुम्हारे लिए हो गया, हो गया सर। और अब आवाज नहीं आया मेरे तक तो मैं रुका दूं। अब एक बात तो बेटा, एक कहानी जो भी था पास्कल जी का, साहब से जी नहीं, साहब ही थे वो तो चलो, पास्कल ट्रायंगल के बारे में जैसा आपने जान चुके हो, यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम कैसे लिखते हैं, और उसका एक सिंपल लिमिटेशन, कुछ पॉइंट तक ही लिमिटेशन रह गया। यानी जैसा भी मैंने आपको बताया कि सपोज दैट की पावर यदि 15 रख दिया तो फिर आपके नोटबुक भर जाएंगे उसके ट्रायंगल का, ऐसा बराबर है, लिखते लिखते थक जाओगे आप। तो क्या था ऐसा, एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताया था आपको, और फिर से मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट की x प्लस वाई के पावर यदि मैंने यहां पे 8 लिख दिया, हालांकि 8 पावर लिखना पास्कल ट्रायंगल से भी आसान नहीं है, वो भी समय लगाएगा, और मैं इसमें डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। क्या NC0, NC1, NC2, NC3 याद है क्या आपको? यस सर। याद होगा ना? तो मैं लिख रहा हूं NC0 x रेज टू 8, NC1 x रेज टू 8 माइनस 1, यानी करने का मतलब कितना? 7 और 5। नेक्स्ट कितना? NC2 x रेज टू 6 इंटू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट कितना? NC3 x रेज टू कितना? 5 इंटू वाई टू। अरे बोलो ना। NC4 x रेज टू 4 इंटू वाई 4। नेक्स्ट कितना? NC5 x रेज टू 3 y रेज टू 5। NC6 x स्क्वायर y रेज टू 6। NC7 x इंटू y रेज टू 7। NC8, और n की जगह कितना है? 8 है यहाँ पे, 8, और a बताओ मुझे कितना? x तो चलो ठीक है, यानी y रेज टू 8, और सभी n के जगह 8 ही है यार, तो 8 लिख दो ना यहाँ पे सीधा। अब बताओ कि आपको a सोल्व करना तो आता ही है ना आपको, एनसीआर की बातें तो तुम्हें पता ही है ना। बोलिए जनाब, बोलिए, अपने आप से अपने आप को समझाइए कि हाँ सर हमें बातें तो पता है एनसीआर का फॉर्मूला, तो फिर इसके रिजल्ट भी लिख सकते हो ना, बराबर। तो चलो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं 11th की कुछ बातें आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं फ्रॉम 11th पोर्शन। यानी टोटल नंबर जब इसमें पावर 8 है तो आपको दिखने में लग रहा होगा, कैलकुलेशन यानी जोड़ने के बाद लग रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? 9, एक ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? एक ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक टी ऑफ r+1 का रिजल्ट NCR इंटू एक्स रेज टू कितना बेटा बोलना? r इंटू कितना? n माइनस r इंटू कितना? y रेज टू r। यानी टर्म निकालने का फॉर्मूला था। जब इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म हमें निकालना होगा, यानी मान लिया कि मुझे 5वें नंबर का टर्म चाहिए। कितने नंबर का? 5वें नंबर का टर्म, यानी आपको T5 चाहिए, तो R की जगह क्या रखना होगा? 4 इसमें, तब T5 देगा। और जब T5 देगा तो जनाब बताएं आप कितना बेटा? 5th नंबर, यानी R n की जगह 8 है तो 8C4 और x रेज टू 4 इंटू
नेक्स्ट कितना आ जाएगा y/2। देखो तो फिफ्थ नंबर का टर्म वही है क्या? पहला, दूसरे, तीसरे, चौथा, पांचवा नंबर है। हाँ, आएगा वही क्या? आ गया। तो ये टर्म का फॉर्मूला भी एक अच्छा रोल प्ले करेगा, एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा ये टर्म के फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, इसमें कुछ टर्म मिड, मतलब इसके मिड टर्म की बात भी किया जाएगा कहीं कहीं 11th वाले पोर्शन में। तो कहीं मिड पॉइंट की बात करने का मतलब क्या? तो देखना कि पावर इसकी कितने है, 8 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 हो गया। 9 हो गया तो एक ही मिड टर्म होगा ना, 4 इधर बीच में एक मिड टर्म। और सपोर्ट दैट की पावर यदि इसके ऑड हुए तो नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएंगे। मान लिया कि यदि 9 टर्म रहा तो नंबर ऑफ टर्म टोटल क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो बीच के दो इसके मिडिल टर्म हो, यानी n/2 + 1 और क्या, देखो ना, लिख सकते हो ना, और n/2 + 3। देखना, नहीं n+1/2 और n+3/2 ऐसा लिखना, नहीं तो सेपरेट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि n/2 तो होगा नहीं जब ऑर्डर आएगा तो n+1/2 और n+3/2 ये उसके मिड टर्म हो जाए। अब एक बात, उतना तो जानकारी आपको मिल ही गया, हालांकि मैं ये भी लिख देता हूं, एनसीआर का भी वैल्यू लिख देता हूं, लिख लेना। कुछ मित्र लोग हमारे पढ़े नहीं होंगे या पढ़े भी होंगे तो स्लिप ऑफ माइंड हो गया होगा, माइंड से स्लिप कर गया होगा। बोलना सर क्या बातें कर रहे हो, माइंड तो होना चाहिए स्लिप होने के लिए, वो भी भाड़े पे लगा दिया हूं, बराबर एग्जाम तक भाड़े पे रहेगा, फिर उससे ले लेंगे अपन वापस। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं आ रहा हूं 12th वाले पार्ट पे, 12th वाले पार्ट पे आ रहा हूं बेटा। कुछ कॉम्बिनेशन के रिजल्ट है जो डायरेक्टली आप यूज करना तो चलेगा, कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली यूज करना। हेडिंग देना, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। बाकी पहला नंबर तो आपने लिख ही लिया, एनसीआर या n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू कितना, n माइनस r फैक्टोरियल कहेंगे, ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसा इसको भी हम n फैक्टोरियल रेज करते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ऐसा भी कोई अलग नहीं बेटा, दोनों एक ही। नेक्स्ट बातें कर रहा हूं nc0 या तो ncn दैट इक्वल्स टू इसके रिजल्ट 1 बन जाता, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है इस रिजल्ट। ncr दैट इज आल्सो इक्वल्स टू, लिख सकते हो ncn माइनस कितना, फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट है जिसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हैं। और इवन अपने परमुटेशन की भी बातें 11th में सीखे होंगे, मैंने तो सिखाया हूं, बट कोई दूसरे सोर्स से यदि मेरे पास आए हैं तो मैं उनसे आशा करता हूं कि आपने परमुटेशन के बारे में सुना होगा। हमारे बच्चे तो सुने, ये तो उसका गारंटी मेरे पास है, और आप भी सुने होंगे, उसका भी गारंटी आपको होगा। तो मैं परमुटेशन के भी कुछ रिजल्ट यानी एनपीआर की बातें भी लिख देता हूं, यानी कहने का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लिख देना बेटा, परमुटेशन के सब रिजल्ट है। अब ये बोले तो क्या है, परमुटेशन है, हो गया। अब एक बात, समझना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, probability of x is equals to small x that equals to ncx और p raised to x into q raised to n minus x। p और q जैसा कि आप सभी को पता है क्या है,
पी को यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल रहे हो तो क्यू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। सर आपको पता है प्लस क्यू? हाँ जी सर, वो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में थर्ड वो क्या लिखा है सर नीचे? एनसीआर इक्वल्स टू क्या है वो? एनसी एन माइनस आर। नहीं, वो आर किससे माइनस हो रहा है? एनसी एन में से। नहीं नीचे वाले, एक मिनट थोड़ा सा एक सवाल ले लेता हूं। नीचे वाले में से माइनस होगा, नीचे वाले में से माइनस होगा एन माइनस आर। ओके। क्योंकि आपको पता ना कि ए इक्वी डिस्टेंट होते हैं कोएफिशिएंट, यानी एनसीआर दैट इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर, बराबर है। ये दोनों कोएफिशिएंट आगे से और पीछे से इक्वी डिस्टेंट होते हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो ये माइनस आर यहां पे नहीं, माइनस आर नीचे। चलिए अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले बातें। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो गया। डेफिनेशन इसका ही बोलता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, जहां पे x आपको दिख रहा है रैंडम वेरिएबल, तो लिख देना where x is the random variable, p is the probability of success and q is the probability of failure। जहां पे आपको पता है कि p प्लस q का वैल्यू कितना 1 होगा। अब मैं आ रहा हूं इसमें डायरेक्टली वाले पॉइंट पे। चल नीचे वाला लिख ले होंगे आप। अब मैं आ रहा हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस या मीन जिसको हम बोलते हैं, हेडिंग देना। बस 3 रिजल्ट है, बहुत सिंपल है, काम हो जाएगा खत्म। मीन जिसको हमने कल ही बोला था एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या बोला था? एक्सपेक्टेड वैल्यू। या इसको कहीं कहीं डिनोटेड बाय म्यू, कहीं कहीं इसको डिनोटेड बाय क्या किया रहेगा? म्यू से डिनोट किया रहेगा। और हम तो जनरली इसको ई ऑफ एक्स बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को, तो कहीं कहीं म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स भी रहेगा, तो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा और इसके रिजल्ट n इनटू p के बराबर हो जाएगा। n बोले तो जो भी होगा, नंबर ऑफ दिया हुआ रहेगा, ट्रायल व्रायल जो भी रहेगा वो। तो एक रिजल्ट आपके सामने बन गया जो तुम्हें याद रखना है। n दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी भी दिए रहेंगे, तो आपको उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू n इनटू p कर लेना होगा। वैसा ही वेरिएंस की बात करता हूं। वेरिएंस की बात कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं ना सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो जनरली वेरिएंस का रिजल्ट v ऑफ x या वेरिएंस ऑफ x दैट इक्वल्स टू n इनटू p इनटू q हो जाएगा। बस मैं आपको रिजल्ट लिख के दे रहा हूं और ये रिजल्ट आपको माइंड में बैठा लेना है। रिजल्ट आपको माइंड में बैठा लेना है और सवाल लगाते चलना है जिस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लगाया। ये दोनों कुछ पॉइंट पे सिमिलर भी हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। और जैसा आपने पहले भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? वेरिएंस। तो बस ये 3 रिजल्ट ही इस चैप्टर में काफी है, और एक ऊपर वाला इसका डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू लिख लो ना, फिर क्या दिक्कत। बस कहानी द एंड, कहानी द एंड इस चैप्टर का। कोई अलग रिजल्ट आपको नहीं ध्यान रखना, बस काम खत्म। सवाल पढ़िए, सवाल लगाइए, डाउट पूछिए। और आपको 11 के पोर्शन से क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा एक बार आप देखना उसको, और उसके रिगार्डिंग भी कोई डाउट्स यदि होगा और यदि टॉपिक को वंस अगेन उसका भी रिवीजन कराना होगा तो आप बता देना, आपके एग्जाम के बाद कराऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट 12th है, इसीलिए मैं 12th के 80% सिलेबस को मैंने, जो भी 80% है ना MST CET में, और आपका भी स्टेट बोर्ड है, इसलिए मैंने 12th वाले पोर्शन को पहले निपटाया। और इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड कि आपको 11th वाले पोर्शन भी कंप्लीट कराना है तो मैं पीछे नहीं हूं, मैं कराऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको फुल्ली फोकस रहना है 12th पे, क्योंकि आपको स्टेट बोर्ड में मार्क्स लाने हैं। नहीं, यदि आप चाहो तो मैं अभी भी खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत, अभी भी मतलब आज नहीं, चलता रहेगा अपना 11th वाले भी पोर्शन। चलो ठीक है बेटा, देख लेता हूं ना कि क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक है। यथासंभव जो भी होगा आपको आपके एग्जाम 12th एग्जाम के बाद बताना है या पहले बताना है, एक बार आप लोग बता देना मुझे सर। नहीं तो यदि किसी को पहले करना है तो मुझे मैसेज कर देना, उसका कुछ लेक्चर का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देखना, मजा आ जाएगा फिर आपको। यदि आपको करना है तो मैं आपको लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे है लेक्चर, बहुत सारे हैं, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो असाइनमेंट मैंने दिया हूं, इस असाइनमेंट के रिलेटेड अभी आप देख लीजिए। बोलिए, लिखने दो सर, वो जल्दी लिखना है सर। वो डाउट था सर एक, बोलना सर वो बर्नौली ट्रायल्स क्या है? बताता हूं, जिसको आप बोलते हो ना रैंडम वेरिएबल, हाँ, तो रैंडम वेरिएबल बोलते हो ना, यानी सिंपल ट्रायल जिसको हम बोल लेते हैं। सपोज एक कॉइन को मैं 2 टाइम्स टॉस कर रहा हूं, यहां पे ट्रायल कितने बार हो गए? 2 हो गए ना, हाँ, वही हो गया, n का वैल्यू 2 ले लेंगे। और इस पे सवाल होगा बेटा, देखना बर्नौली ट्रायल पे भी होगा कुछ सवाल, तो आप एक बार इतने बड़े बड़े सवाल जो दिए हुए हैं ना, एक बार आप पढ़ के इसको देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ऐसे बड़े बड़े जो सवाल तुम्हें दिख रहा है 5वें नंबर तक, वो एक बार तुम पढ़ना और इसको पढ़ के एक बार सोल्व करने, गिवन डेटा आप लिखना और क्या निकालना है वो लिखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। और उसके बाद तो इधर छोटे छोटे जो लिखे हुए हैं सब तो तुम कर ही सकते हो, डाउट कल पूछ लेना। चलेगा सर। रेडी? हाँ, यस सर। तो इसके साथ ही 12th के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका। जो भी किसी बच्चे को यदि कोई टॉपिक में डाउट रह गया हो, कुछ यदि आपको एडिशनल कुछ पूछना हो, तो आप मुझे एक्स्ट्रा समय लेकर के लाइव में आऊंगा और उसमें आप पूछ सकते हो। चले तो द एंड, कल लेकिन होगा इसका डिस्कशन, और फिर मैं कल इसके आगे का भी प्लान आपको शेयर करूंगा कि 11th वाले पोर्शन को लेकर के क्या प्लान है। यदि आपको जल्दीबाजी में करना है तो मैं लिंक आज शेयर कर देता हूं, आज कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। यदि मेरे से कराना है तो फिर आप डिसाइड करो कि कब कराना है, आज से, कल से तो कल से ही चालू करूंगा, यदि आपको एग्जाम के बाद कराना होगा तो एग्जाम के बाद चालू करूंगा। ये सभी इंफॉर्मेशन कल आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।